यस। तो वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई 2025 का एफएम का पेपर। सबसे पहले आपके सामने केस सिनारियो एंड इसमें एमसीक्यूज बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट सारे दो दो मार्क्स के हैं। टोटल 8 है। तो 8 में से दो 2 into 7 14 + 1 50। आप तो ये ब्रेकअप जानते हो। मल्टीपल चॉइस 15 मार्क्स, फिर एक कंपलसरी क्वेश्चन 5 5 के 3, फर्स्ट वाला वो भी 15। इसके बाद क्या होता है, 2 out of 3 सॉल्व करने होते हैं 10 10 के। सही, 2 मिनट में फटाफट कर दो। wants to establish a shoe manufacturing unit। क्या हुआ? हाँ। और देवा भैया नहीं है क्या आज? उनको भेज दो, या तो उन्होंने कुछ सेट किया था तो ध्यान होगा। सिर्फ अभी पिछली क्लास में चेंज किए होंगे ना। तो यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चालू करते हैं। टाइम बहुत कम है अपने पास, ये आज खत्म नहीं होने वाला है, अनलाइक जनवरी का। बैंक हैज आस्क्ड द कंपनी टू प्रेजेंट प्रपोजल फॉर सच लोन। 10% सेफ्टी मार्जिन, कैश बैलेंस 90,000, प्रोडक्ट विल बी सोल्ड एट ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन COGS, डेप्री विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल 1.5 महीने का रखना है, फिनिश गुड 1 महीने का रखना है, फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे वैल्यू करना है, तो अपने को पता ही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं, एडमिन सेलिंग को नीचे देते हैं। तनीषा आज नहीं बेटा। डोमेस्टिक सेल, फॉरेन सेल, 30 लाख का टोटल सेल है, यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं। और 20% ऑफ सेल्स आर फॉरेन सेल, डिले आधे महीने का टू रियलाइज द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डेटर्स, है ना। अब देखो क्या हुआ, 20% सेल फॉरेन सेल है, यानी कितने का फॉरेन सेल है 30 में से? 6 लाख का। तो डोमेस्टिक सेल 24 लाख। अब जो फॉरेन सेल है वो आधे महीने का इस पे देते हैं अपन क्रेडिट पे, और जो डोमेस्टिक सेल है वो कितना दिया है? 2 मंथ्स का। बढ़िया। तो रॉ मटेरियल 25% ऑफ सेल, कंपनी विल गेट 2 महीने का कंजम्पशन फ्रॉम इट सप्लायर। ये क्या है? 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर्स, बढ़िया। रॉ मटेरियल कितना है सेल का? 25%, यानी 7.5 लाख। वेजेस 20% सेल का, आधे महीने का लैग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा कॉम्प्लेक्स आ गया एमसीक्यू, पूरा पूरा क्वेश्चन ही दे दिया है, लेकिन अच्छी बात है कि कहाँ पहुंचना वो एमसीक्यू में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चलेगा संजय भैया? बस, थैंक यू। आउटस्टैंडिंग कैश ओवरहेड एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000, 1 महीने का अरियर। एडमिन 1 महीने बाद 180। एक्चुअली आपको ये समझना है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60,000 का आउटस्टैंडिंग है जो 1 महीने बाद देते, तो साल भर का कितना हो गया? 720। एडमिन 1 महीने का आउटस्टैंडिंग रहेगा बट टोटल 180 है, तो 1 महीने का 15,000 होगा। ऊपर वाला 1 महीने का दिया, साल का निकालना पड़ेगा, ये साल का दे दिया है, 1 महीने का निकालना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग के लिए। सेल्स प्रमोशन 90,000 पेड क्वार्टरली इन एडवांस। प्रपोजल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कुछ नहीं, हमें बस वो वर्किंग बनाने की है। कौन सी वर्किंग बनाएंगे बताओ? पहले मटेरियल कितना लग रहा है बता दो। मटेरियल, यस। हाँ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन 25% ऑफ सेल, 30 लाख का 25% कितना आ रहा है? कितना? 7.5 लाख। अब वेजेस ढूंढो। वेजेस के बारे में कह दिया है, वेजेस 20% ऑफ सेल, इसी सेल का 20% वेजेस है, कितना हो गया? 6 लाख का वेजेस। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बताओ। ये 60,000 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 1 महीना अरियर्स है और आउटस्टैंडिंग दिया है, तो 60,000 इंटू 12 कितना? 7,20,000। ये ओके बेटा? हेलो, तो इसकी टोटल करो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई अपनी कितना? 2070 आ गया कि नहीं? तो इसमें क्या जुड़ता है आपका? एडमिन जुड़ता है। कितना है बेटा एडमिन आपका? एडमिन है आपका 180, यहाँ पे तो पूरा देना पड़ेगा। सेल्स प्रमोशन कितना है? ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 90,000। बोलो कितना हो जाएगा? 270 जुड़ के 2340 हो गया। 2340 ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, 23,40,000। इज दैट ओके?
लेकिन ये कॉस्टिंग है बेटा, कॉस्टिंग, इसमें डेप्री हटने का है अभी। कैश कॉस्ट अलग हो गया नहीं क्या? बाद में देखेंगे उसकी जरूरत आती कि नहीं। फिलहाल ये एक अपन ने वर्किंग बना दिया है, अगली वर्किंग काय की लगने वाली है अपने को, पूछा क्या है वो भी पढ़ लेते बेटा, है ना। करंट एसेट्स पूछा, करंट लायबिलिटी पूछा, कितना अच्छा है, दोनों को माइनस करके तीसरा आ जाएगा, ना? फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछा, कॉस्ट ऑफ सेल पूछा, कैश कॉस्ट बेसिस पे। ओ, तो ये जो अपना आंसर है 20, 70 और 23, 40, क्या कैश कॉस्ट बेसिस पे है? इसमें डेप्री इंक्लूडेड है क्या? डेप्री विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट डेप्री को अपन ने जोड़ा नहीं ना बेटा, डेप्री कहाँ जोड़ा? हेलो, डेप्री जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आया यही आंसर हुआ 20, 70, 23, 40, ये कैश कॉस्ट से निकल गया एक्चुअली। अगर डेप्री जोड़ते तो अलग बात होती, या इनफैक्ट आप रिवर्स सॉल्व करते। रिवर्स कैसा, टैली करके बताता हूँ। देखो 30 लाख का सेल है, इसमें से आप 25, और ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% और सीओजीएस है बेटा, सीओजीएस 100, जीपी 25, तो सेल 125, यानी सेल का 20% हुआ वो। तो 30 लाख में से अगर आप 20% हटा दो तो कॉस्ट मिलती है आपको 24 लाख। वो जो 24 लाख मिला वो ये मिला बेटा आपको, 24 लाख ये है, इसमें से 3 30 का डेप्री हो जाएगा फिर, है ना, नहीं ना। तो करंट एसेट ये तो आ गया अपना एक, कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग, कितना आया बेटा, 20, 70 और 23, 40, चलो टिक करो, 20, 70, 23, 40, ये हो गया फोर्थ का आंसर। हाँ, चलो अब एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें एक आता है रॉ मटेरियल, कितने पीरियड का चाहिए रॉ मटेरियल बताओ? 1.5 महीना ऑफ कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन 7.5 लाख, तो 7.5 लाख का 1.5 महीने का लो, 1.5 महीने का चाहिए ना, कितना आ रहा है, 93,750। रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स भी आएगा, फिनिश गुड कितने पीरियड का बोला उसने, 1 महीने का। फिनिश गुड काय पे वैल्यू होगा, सीओपी पे होगा, कितना आ रहा है देखो, 20, 70 पे 1 महीने का, 172, 500, बहुत बढ़िया। मेकअप पेपर अच्छा है, आप लोग ये बना के जा रहे हो, बहुत नई चीजें आई है इस पेपर में, टेंशन की बात नहीं है। डेटर, अब डेटर बेटा 2 टाइप की सेल है आपकी, 30 लाख की टोटल सेल है ना, का ब्रेकअप है, डोमेस्टिक सेल 80%, 24 लाख, और फॉरेन सेल 20% है ना, तो ये 6 लाख। फॉरेन सेल कितने दिन का उधारी दिया है, आधे महीने का, और डोमेस्टिक वालों को 2 महीने का, तो इंटू 2/12, समझ रहा है क्या? डेटर हो जाएंगे 24 लाख की जो डोमेस्टिक सेल है इंटू 2/12, और 6 लाख की फॉरेन सेल पे ½ कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आया है पेपर में। कितना, कितना, ये कितना है ये, लेकिन एक गड़बड़ हुई बेटा, डेटा कैश कॉस्ट पे चाहिए ना, एक्चुअली ये टोटल हो गया, इस पे निकालेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, कैश कॉस्ट पे निकालना होगा, तो सेल की जगह हम लोग क्या लेते हैं बताओ, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को ही डिवाइड करना था बेसिकली, है कि नहीं। इसको डिवाइड करो डोमेस्टिक, इसका 80% निकालो, कितना, 1872, ऐसा, और ये वाला, तनिषा नहीं आज नहीं, मुझे मुझे बताओ ना, मैं डिस्कस करूंगा, हाँ। वर्किंग कैपिटल का अपन निकाल रहे कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालते, ये अपनी सेल की कॉस्ट है, इसको डोमेस्टिक और इसमें डिवाइड किया, स्टेप्स हो जाएगी आपकी 1872 इंटू 2/12, और फॉरेन वाली हो गई
इंटू आधा बाय 12 कितना हुआ टोटल? 331,500। बोलो तनीषा, मुझे उससे नहीं, हाँ बोलो। 80 और 20 किया ना बेटा, ये हो गया आपका 80% और ये हो गया आपका 20%। ये ओके है कि नहीं? बस, क्या इशू है? मुझे समझ गया आपको, बस फिर आगे देखते हैं। डेटर, कैश कितना मेंटेन करने बोला उसने? कैश ऊपर में कहीं तो भी लिखा हुआ था स्टार्टिंग में 90,000। अच्छा, कंटीजेंसी करंट असेट है कि करंट लायबिलिटी है? टाइम पास मत करो, दोनों में नहीं आता, आखिरी में जोड़ते हैं ना। और एक सेल्स प्रमोशन एडवांस में है बेटा, पेड क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस सेल्स प्रमोशन में प्रीपेड हो गया। बोलो एडवांस क्या लिख दिया है, हैंडराइटिंग तो देखो यार। एडवांस सेल्स, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, ये हो जाएगा कितना है सेल्स प्रमोशन? 90,000 क्वार्टरली आउटस्टैंडिंग, यानी कि 22,500। और कुछ बचा क्या आइटम? नहीं, ये तो करंट असेट्स की टोटल कर दो। 7,02,50। यहाँ पे कहीं करंट असेट्स पहले पॉइंट में 7,10,250। वेरी नाइस, कम ऑन। क्रेडिटर, थोड़ा धीरे चलो क्या बेटा? सॉरी बेटा, धीरे धीरे बेटा, ओके। क्रेडिटर मैं भी तो लिख रहा यार, अच्छा मैं फास्ट लिखता हूँ एक्चुअली, पता है क्या, ये एप्पल पेंसिल में ना फ्रिक्शन नहीं है, आपके इसमें फ्रिक्शन है, सही बात है, उसके कारण फर्क पड़ रहा है स्पीड का। अब मुझे मार्क्स की चिंता नहीं है अब, आपको रहेगी तो हाँ। अब मैं लाइन वाइन नहीं मार, मतलब आप लोग ये लाइन वाइन बनाते हो ना, बहुत टाइम जाता है उसमें तो, यस। हाँ, क्रेडिटर, मेरा पूरा ध्यान इस पे है, और आपका सारांश? हाँ क्रेडिटर, 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 धीरे धीरे, क्रेडिटर। एक लाश बदमाश है। बढ़िया, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ मैं यहाँ से। कुछ टिप्स नहीं दूंगा, टिप्स लेके जाऊंगा, हाँ बेटा। चलो, तो हाँ, नहीं कहाँ, मैं वो ढूंढ रहा हूँ, कहीं तो भी लिखा हुआ था ना, धीरे ढूंढ रहा हूँ इसलिए। 2 महीने का सप्लायर ने अपने को क्रेडिट दिया, तो जितना कंजम्पशन है उतना ही परचेस होगा, और 2 महीने के है ना, कितना? 7.5 लाख इंटू 2/12 कितना होता है? कितना? 1,25। और कुछ आउटस्टैंडिंग है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आउटस्टैंडिंग 60,000 रेडीमेड है ये तो, वाह, एडॉप्ट, ठीक है। हाँ बेटा, वेजेस का है, वेजेस, वेजेस का कुछ था क्या? एडमिन, एडमिन का भी 1 महीने का दे दो, एडमिन आउटस्टैंडिंग। एडमिन कितना है? 1,80 को 1 महीने का करना पड़ेगा ना। वाह बेटा, फास्ट। वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो वेजेस किधर है? वेजेस है 20% ऑफ सेल, ये 6 लाख है ना बेटा, सीधी सीधी, आधे महीने का लैग, 6 लाख इंटू प्रिम्स, आधे महीने का लैग है देखो। इन्हें 9 की जगह, हाँ क्या, 6 लाख इंटू आधा बाय 12 कितना आया? 25,000। जगह की कमी, हाँ बेटा, क्या आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। पहले इन सब की टोटल भी बता दो कितनी आ रही है, अगर आ रही है तो। कितना? 2,25 है ना, यह है क्या यहाँ पे करंट लायबिलिटी में? 2,25 समझ रहा है क्या? बहुत बढ़िया। माइनस करके कितना आया? 4, सही है। कंटीजेंसी बोला क्या कुछ?
10% मार्जिन, वहां पे जगह नहीं है यार, क्या इसलिए बोले? हाँ बेटा, 10% कंटीजेंसी जोड़ने के बाद 5, 775, 533, 775। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा उसमें 10% जोड़ने के बाद 533 से मैच होगा। 8 मार्क का पेपर हम लोग बना चुके हैं, बहुत बढ़िया। क्या बेटा? यस बेटा, बिल्कुल आराम से, एक ही तो चीज मांगे हो आपने। चलो डन। ये जमा क्या वैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में? तो कुछ तो करके आएंगे ऐसा। हाँ ये डन बेटा, सबका वर्किंग लिखना हो गया है? हेलो, हो गया है क्या? चलो, टोटल एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री कितना है अपना? 172,500, सही है। ये देखो दो ऑप्शन में है। और टोटल डेटर्स ऑन कैश कॉस्ट, डेटर्स कितने आए? 331,500। पांचवे का सी, 10 मार्क हो गए। नेक्स्ट, छठवा थोड़ा टफ है, जमता है क्या देखो? डिविडेंड, उसने ना, मैंने चारों आंसर चेक किए उसके, इन्हें कोई बंदा कैसा भी लॉजिक लगा दे, चारों पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन लेकिन चारों पॉसिबिलिटी आती है, कैसे बताता हूँ देखो। उसने क्या बोला? पे डिविडेंड ऑफ 2 नेक्स्ट ईयर, ये जो 2 रुपए नेक्स्ट ईयर देगा, डी नॉट है कि डी वन है? ये डी वन है कि डी नॉट है? हाँ, अब अगर आप डी नॉट से बनाओ तो दो आंसर आते हैं, और डी वन से बनाओ तो दो आंसर, चारों ऑप्शन में लिखे हुए हैं। और फिर ग्रोथ है उसका 8%, करंट प्राइस 51, फ्लोटेशन 1। तो बताओ, ये जो आप फॉर्मूले में लिखते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते टाइम पे, D1 अपॉन मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड जो भी लिखते प्लस ग्रोथ, तो ये नीचे में आप 50 लिखोगे कि 51? देखो, एक तो डिविडेंड में एक बार दो, ये जो उसने दिया ना 2 रुपए, इसको डी नॉट माना और नीचे 50 माना, तो एक आंसर है। दो के साथ 51 का दूसरा एक आंसर है। फिर दो, इसको D1 मानने के बाद 50, D1 के साथ 51, ऐसे टोटल चारों आंसर दिया उसने एग्जैक्ट। जिसने बनाया बहुत सही बनाया। नहीं समझे मेरी बात? कि डी नॉट है कि D1 है, और नीचे में डिनोमिनेटर में 50 लेना कि 51 लेना। दो पॉसिबिलिटी, तो डी नॉट के साथ 50, डी नॉट 51, D1 50, D1 51, चारों आंसर्स दिया। तो जो जैसे भी निकालेगा उसको लगेगा वो सही कर रहा है, मैच हो रहा है। बट आपको बताना है कि D1 है ना ये, तो इसको दो पे ग्रोथ लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। और नीचे में 50 लिखेंगे कि 51? तो 51 लगा था, बोले ही नहीं कुछ। और ये 8%, ये कितना आ गया? ये 4 और 8, 12%। ठीक है बेटा, बहुत ही सही। अब ऐसे आएगा तो समझेगा, वो बोलेगा अज्यूम डैट दो, तो ये तो इस साल की इनकम का था, वो सब अलग है ना। अपन एस्टिमेट बना रहे हैं, इसका सजेस्टेड आने का है। जनवरी का सजेस्टेड था, तो अपन ने टैली करके देख लिया कि उन्होंने भी सही किया, और अपन ने भी। कंपनी के पास नेटवर्थ 5 लाख, डेट इक्विटी 2, इंटरेस्ट ऑन डेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डीएफएल चाहिए। डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ईबिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबिट आपका 4 लाख। अब मुझे बताओ, डेट इक्विटी 2/1 है, और डेट इक्विटी आपका 5 लाख, तो डेट कितना हो गया? 10 या ढाई? 10 लाख, वेरी गुड। डेट 2 टाइम्स है ना इक्विटी का। डेट 10 लाख हुआ, और 10 लाख का 10%, तो इंटरेस्ट 1 लाख, ईबीटी 3 लाख, तो डीएफएल क्या हो जाएगा? ईबिट बाय पीबीटी 4/3, 1.33। बात समझी कि नहीं? हेलो बेटा, ये बोलना था, सॉरी। हाँ, ईबिट 4 लाख। इंटरेस्ट कैसे निकाला? जो आपकी डेट है वो 2 गुना है इक्विटी का। इक्विटी कितना? 5 लाख, तो 5 लाख का 2 गुना 10 लाख, तो डेट हो गई 10 लाख। 10 लाख का 10% हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, तो DFL 1.33। दैट ओके एवरीबॉडी? हेलो, बढ़िया।
क्या बोले? हाँ बेटा, ये इजी है क्या? अच्छा सॉरी, मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या? हाँ, ये 7वां हो गया। एक और एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया, अगर आपको याद होगा तो। आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यहीं पे लिखा हुआ है बेटा, यही तो लिखा है। हाँ, ये 6.5 लाख है, 5 साल। आपको पता है एक मशीन 5 साल की, एक 3 साल की, तो ऐसे में एनुअल इक्विवेलेंट निकालते थे। उसने वही पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी एक्स और वाई के लिए, और चारों ऑप्शन अलग है, तो किसी एक का भी निकाला तो काम हो जाएगा। और एक्स के चारों ऑप्शन अलग, वाई के 2 सेम, तो कभी भी एक्स का निकालना जिसके चारों ऑप्शन अलग है। तो चलो 6.5 लाख को आपको एनुअल पे पहुंचाना है, यानी इस पीवी का एन्युटी निकालो। टाइमलाइन बनाओ कि इसकी टाइमलाइन, एक्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये 6.5 लाख का एनुअल इक्विवेलेंट बताओ। 6.5 लाख डिवाइड बाय 5 साल का 3.791 कितना हो गया? 45। दिस इज दिस इज आउटफ्लो पर एनम। क्या है ये? आउटफ्लो पर एनम। और 190 क्या है इसका? इनफ्लो पर एनम। कितना हो गया? 18,541 आपका इनफ्लो पर एनम, नेट इनफ्लो पर एनम। एनपीवी नहीं बोल, एनपीवी नेट वैल्यू पर एनम, एनएवी एनएवी भी नहीं, 18,541 पर एनम। समझा क्या बेटा? वाई का निकालू कि जाने दू? देख लो वाई का भी, 780 डिवाइड बाय 3 साल की टोटल करो, 780 डिवाइड बाय 3 साल का पीवी फैक्टर। एक्चुअली एन्युटी इंटू पीवी फैक्टर से पीवी आता है, तो पीवी को डिवाइड कर रहा हूँ पीवी एएफ से, तो एन्युटी लाने के लिए कितना? 3,13,631 माइनस 3.5 लाख की इनफ्लोज, तो कितना बचा ये? 36। समझा क्या? बढ़िया, बहुत ही सही बेटा, बहुत ही सही। ढाई करके कोई फायदा नहीं, बट 16 मार्क हो गए हैं। 15, सॉरी 15। यह अपना एमसीक्यू वाला पार्ट होता है खत्म। और बताइए, कोई दिक्कत? डन, एवरीबॉडी डन? हेलो, आगे बढ़ने का कैसा है, ठीक लगा कि क्या? जैन से टफ है। हाँ, बट एग्जाम में 8 में से कुछ 4-5 आ जाएंगे क्या? 15 में से, आई मीन 8-10 आ जाएंगे क्या? वर्किंग भी सिंपल ही थी, सब कुछ दिया था, बस टाइम कंज्यूमिंग था। आप अगर ऐसा सोच के जाओगे, बस देखो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, अपन ये सोच के इसको अप्रोच कर रहे केस को कि यार एमसीक्यू 2 मिनट में कर लेंगे, और एकदम से लेंदी दिखा, हो नहीं रहा, तो लोगों ने यहाँ मार्क्स मिस। बट अगर प्रिपेयर्ड होंगे कि 15 मार्क्स है ना, मतलब अगर मार्क्स वाइज डिवाइड करो, तो अपने पास इतना इतना टाइम है, भले ही इसको 25 मिनट लग जाए, अपन करेंगे आराम से, तो फिर पूरा बन जाएगा। वैसे इसमें ना एक और आप थोड़े जुगाड़ भी कर सकते हो। जुगाड़ कैसे? जैसे आप, हाँ, जैसे आप सोच सकते हो कि ये जो यहाँ पे उसने टोटल कॉस्ट पूछा था, हेलो, पहले मैंने वैसे ही बनाया टाइम बचाने को, फिर ये लेंदी अभी अभी किया हूँ। तो जैसे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पूछा, अब कॉस्ट सेल ही उसकी 30 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ सेल 30 नहीं हो सकती। प्रॉफिट हटा के अपन ने कुछ तो भी निकाला था, क्या? 24 लाख निकाला था। दैट वॉज कॉस्ट ऑफ, वो जीपी के हिसाब से था, तो 24 लाख तो उसका क्या आ गया था? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया था। और 24 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये खैर ऑप्शन ही कैंसिल है ना? 24 लाख से कम चाहिए अपने को यहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए 24 लाख में 3-4 चीजें जोड़नी पड़ेगी, क्या? ये एडमिन सेलिंग स्पेशल ही कितना, 180 और 90, 270 जोड़ना था, यानी मैन्युफैक्चरिंग और टोटल कॉस्ट में 270 का फर्क था। देखो 270 का फर्क दिया कि यहाँ पे नहीं दिया, याद दिया क्या? आपने जो वर्किंग बनाई ना बेटा, तो ये जो एडमिन सेलिंग आप बाद में जोड़ते हो, ये कितना था? 180 था और 90 था, तो ये दोनों कॉस्टिंग में कितने का फर्क होगा? 270 का। अब वो 270 का फर्क जो है बेटा,
वो यहाँ पे भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, एक ही ऑप्शन में 270 का फर्क था, बन गया ये बेटा। हेलो, क्या है? तो ये मुझे समझ गया कि मुझे 2070 पे कैसे तो भी पहुंचना है 2340 के बाद। कहने भैया ये फिक्स था, ये 2340 2070 जाना है, तो यहाँ का जब निकालने गया तो आई वॉज वेरी श्योर कि मेरा टोटल सही आया, क्योंकि ऑप्शन उसी पे टिक करना है। समझ रहा है क्या? तो ऐसे जुगाड़ कई सारे हो रहे हैं, ठीक है। बट ये वाला बहुत ही बढ़िया, इसमें सब पॉसिबिलिटी दिया उसने। खैर, आते अगले पे। बने बैलेंस शीट कंप्लीट करने वाले अच्छे जमते हैं, देखो ये टोटल टैली बढ़िया, हाँ कुछ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है। अब इसमें अपने को दिया है फिक्स असेट और लॉन्ग टर्म डेट, तो बताओ। अच्छा, एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो यहाँ पे दिखा मुझे, जीपी वॉज बेस्ड ऑन सीओजीएस, यानी जीपी सेल का परसेंटेज नहीं था। बात समझ गए? मैं बोलने वाला था मैं धीरे बोलूं क्या, बट आपने सबने आंसर ही दे दिया, गुड। तो फिक्स एसेट का कोई रेशियो दिख रहा है कि यहाँ पे फिक्स टू टोटल 40%। हेलो, फिक्स टू टोटल, यानी फिक्स एसेट 40% टोटल का, तो बताओ ये कितना होगा? कितना? 30 लाख। कैसे किया? 12 लाख डिवाइड बाय 40%, क्या 30 लाख निकाल पाए आप लोग? ये 30 तो ये भी 30, बहुत बढ़िया, ये पॉइंट हो गया। फिक्स एसेट टर्नओवर बेस्ड ऑन सेल 3 गुना, यानी सेल्स कितनी होगी आपकी? 12 लाख का 3 गुना 36 लाख। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं, पूरी स्टेप्स लिखो क्या बेटा? थैंक यू, मैं नहीं लिख रहा। तो ये फिक्स एसेट का 3 गुना आपकी सेल से 36 लाख, ये ओके है क्या? बढ़िया। आप लिखो ना 12 लाख इंटू 3 लिखो ना आप, लिख दो क्या? ठीक है, 5 सेकंड लगते लिखने को, फिर मैं 2 मिनट समझाता हूँ। सेल्स हो गई। अब जीपी वाले पे आता हूँ कि उसने बोला सीओजीएस अगर 100 तो जीपी 12.5, तो सेल्स 112.5। थोड़ा डिफरेंट है बेटा, सीओजीएस बेस्ड फॉर्मूला है, सेल बेस्ड नहीं, और सेल है 36 लाख, तो बताओ आपका सीओजीएस कितना? 36 लाख इंटू 100 बाय 112.5, कितना बेटा? 32 लैक्स का सीओजीएस। बढ़िया। सारी सेल क्रेडिट सेल है, तो क्या डेटर निकालोगे अब? डेटर, डेटर कितना हो जाएगा? 36 लाख का डेटा कलेक्शन पीरियड 3 महीना, कितना आ गया? 9 लाख। डेटर के बाद अगला जो पॉइंट आता है, ये भी दे दो, प्रोप्राइटरी रेशियो 0.3125। बताओ आपके जो प्रोप्राइटर फंड, यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब इक्विटी बाय टोटल, सही, ये 0.3125, तो इक्विटी हो गया टोटल 30 लैक्स इंटू 0.3125, कितना हो रहा है बताओ? 937,500, यहाँ जाके लिख दिया 937,500। नाउ दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, कितना आ रहा है? 562,500, हाँ या ना? हेलो, इससे भी ऐसे ही कुछ था, 562 है ना? चलो ये डन बेटा, लायबिलिटी साइड तो पूरा हो गया है। रॉ मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन? फिनिश गुड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 0.75। अच्छा, रॉ का अलग दिया, फिनिश का अलग दिया। फिनिश गुड कितना है? क्या फॉर्मूला है फिनिश गुड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का निकालेंगे? सीओजीएस का 0.75 बाई 12 इंटू सीओजीएस, सही बात है। कितना है सीओजीएस? 32 लाख। कितना हो गया फिनिश गुड बताओ? एग्जैक्ट 2 लाख आया। बस रॉ मटेरियल बचा, अपना काम बन जाएगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन है और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है बताओ? 20% ऑफ सीओजीएस, सीओजीएस 32 लाख, कंजम्पशन 640। अब आपको रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आना चाहिए। नहीं, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन से बनेगा,
क्रेडिटर्स टर्नओवर बनता है क्रेडिट सेल पे, क्रेडिटर्स टर्नओवर क्रेडिट परचेज पे, है ना। फिनिश गुड बनता है COGS अपॉन, और रॉ मटेरियल बनता है रॉ मटेरियल कंज्यूम बाय एवरेज इन्वेंट्री। ऐसा क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि भैया जितने भी महीने का आपको चाहिए वो कंजम्पशन के हिसाब से निकलता है ना। कंजम्पशन कितना है आपका, या इन्वेंट्री टर्नओवर कितना दिया, 4, 4 इक्वल टू कंज्यूम 640 बाय एवरेज रॉ मटेरियल। बताओ एवरेज रॉ मटेरियल कितना हुआ, 640 बाय 4, 160। यहाँ जाके मैं 160 लिख दूंगा। नाउ कैश इज माय बैलेंसिंग फिगर, निकाल के बता दो। ये क्वेश्चन भी बन गया। कितना, 540। क्या हुआ, बस ये फॉर्मूला यहाँ पे नया आया, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर। इसका टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, इसका टर्नओवर रॉ मटेरियल के लिए है बेटा। मुझे तो क्रेडिटर टर्नओवर में ऊपर में कौन आता है, क्रेडिट परचेज, डेटा टर्नओवर में क्रेडिट सेल, सब अपने अपने हिसाब से जो जिससे निकलता है वही चीज वहां आ रही है। तो ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री किसके हिसाब से होती है, कंज्यूम कितना करना है उसके हिसाब से अपन स्टॉक रखते हैं। तो इसका न्यूमरेटर रॉ मटेरियल कंजम्पशन। फिनिश गुड का के हिसाब से रखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड COGS के हिसाब से, तो COGS अपॉन, समझ रहा है क्या। अपनी कॉस्ट शीट का जो वो होता है ना, कॉस्ट शीट में नेक्स्ट प्रोसेस के पहले वो, मतलब जिस प्रोसेस में इन्वेंट्री यूज हो रही है उसके हिसाब से कैलकुलेशन है। बढ़िया। अगर आपने रॉ मटेरियल गलत किया तो कैश गलत होगा, बाकी फिर भी आपका सही है। सही, यस। अच्छा लगा मुझे, 5 मार्क का क्वेश्चन एकदम डुएबल लगा, इसमें कुछ भी वो नहीं था, कहा तो आ ही जाते भैया। ठीक है, आप लोगों को जमा के, लेकिन ये, हाँ बेटा तनीषा जमा है, इजी था ना एकदम। हाँ ये आज अपन ने देख लिया, लेकिन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर क्या हो गया, कंजम्पशन बाय। आपको ये लॉजिक समझ गया ना, डेटा टर्नओवर में क्रेडिट सेल बाय आ रहा है, क्रेडिटर टर्नओवर में क्रेडिट परचेस आ रहा है, फिनिश गुड में COGS आ रहा है, रॉ मटेरियल में कंजम्पशन बाय आ रहा है। ऐसा, चलो अगले पे चलूं, लिख रहा है तो लिख लो फास्ट। कितने मार्क्स हो गए, 20 हो गए क्या। हाँ बट वो कैसा है ना, मतलब वो बेसिक, मुझे बताओ। चलो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दिया है आपको, अब मुझे बताओ रॉ मटेरियल अगर आपको काम करो, करो 160 इंटू 12 बाय 640, 160 इंटू 12 बाय 640 कितना, 3। कैसा है, आपको 3 महीने का रॉ मटेरियल रखना है, कितने महीने का, 3 महीने का, और ये आपका कंजम्पशन है। तो बताओ 3 महीने का काय पे निकालते हैं आप, कंजम्पशन पे। तो 640 का इंटू 3/12 सही, तो बस पैसे निकाल देना समझो, है ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर जो है 12/3 से ये 4 आता है, 12 बाय कितने पीरियड का, तो टोटल 4 टाइम्स उसका टर्नओवर है, ऐसा मीनिंग होता है ना। अरे अगर 2 महीने का डेटर है तो कितने डेटर बनने वाले हैं साल में, मोटा मोटा जो बात करते हैं 6 साइकिल बन रही है, 12/2 से 6 आता। वैसे 3 महीने का है तो कितने बार, 4 बार, 12/3 से 4 आया हुआ, ये लॉजिक है। अब ये क्वेश्चन बहुत अजीब गरीब था बेटा। इसमें ना बहुत चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो बहुत एजम्पशन बेस्ड है। अगर दिमाग लगाने जाओगे तो ये नहीं बनेगा, जिसने दिमाग लगाया वो अटका है। बिना दिमाग के बनाओगे, जो अपने फॉर्मूला पढ़ा उससे सिंपली, तो मार्क्स आ जाएंगे। क्या करना है बोलो। और शायद सजेस्टेड अपने से मैच करे ना करे नहीं पता, बट यस बिना दिमाग लगाए बनता, दिमाग लगाए तो बहुत एजम्पशन नहीं बनता। Pi Limited produces energy drinks in different flavors due to high demand of its product. देखो उसने दिया रिटर्न ऑन अर्निंग्स कितना है, 25%, ये अपना ROE हो गया, ROE 25%। कंपनी 60% रिटेन करती है,
क्या यहाँ से आप ग्रोथ निकाल सकते हो? ग्रोथ है ना, ग्रोथ कैसे निकलती बताओ? जी का फॉर्मूला होता है बी इंटू आर, हाँ या ना? जी है, लिखो मत, बी इंटू आर। बी है रिटेंशन, आर है रिटर्न ऑन इक्विटी। कितना आ गया? इसकी एग्जिस्टिंग ग्रोथ, ग्रोथ 15 है, एग्जिस्टिंग ग्रोथ 15। चलो मैं लिख देता हूँ जानबूझ के, लिख के कंफ्यूजन बढ़ेगा एक्चुअली, नहीं बताता तो अच्छा रहता, बट यू शुड नो। 60% इंटू 25%। मुझे बस एक बात बताओ, पूछता हूँ, पी रेशियो 8, ईपीएस 10, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? एमपीएस बाय ईपीएस। ये कितना दिया है? 8, तो एमपीएस कैसे आएगा? ईपीएस इंटू पी रेशियो। 80 आ गया एमपीएस, बढ़िया हो गया। पहले पे आते हैं, व्हाट विल बी रिटेंशन रेशियो, यानी रिटेंशन रेशियो ही पूछा है। हेलो, रिटेंशन रेशियो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले में? गॉर्डन, बी से, ये जो बी है वही तो रिटेंशन रेशियो है, हाँ या ना? अब वो निकालने बोला है, नया पॉइंट है ना, वो निकालने बोला है, तो क्या बी बदलने वाला है अपना? बी बदलेगा तो क्या ग्रोथ बदलेगा? तो ग्रोथ को 15 पकड़ पाऊंगा क्या? वेरी गुड, बस ये समझना था। व्हाट विल बी रिटेंशन, अगर पीई को 12 करना है, अगर पीई आपका 12 हो जाएगा, पीई कितना हो जाएगा? 12, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? क्योंकि अर्निंग तो सेम रहने वाली है, आप यहाँ जो भी चेंजेस करो बट अर्निंग तो वही है ना बेटा, 10। तो मार्केट प्राइस कितना आ रहा है बताओ? मार्केट प्राइस 120। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या था अपना पढ़ा हुआ गॉर्डन का? वैल्यू ऑफ फर्म इज E1 इंटू 1 माइनस बी अपॉन के ई माइनस जी। जी की जगह बी आर लिखते थे, याद है क्या? बढ़िया। वैल्यू कितनी है आपकी? 120। बस ये क्वेश्चन है जो अपने, जो आप लोग बाद में सजेस्टेड से चेक विथ सजेस्टेड, बाकी इतनी चिंता नहीं है। अभी सजेस्टेड आने का एक बार क्रॉस चेक बाद में किया जाएगा। फिलहाल अर्निंग्स कितना है? अर्निंग्स 10, रिटेंशन नहीं पता। केई कितना है? केई, ओ केई उसने खुद बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर 20, यानी केई कितना? 20। बी आर का बी नहीं पता, क्या आर आपको 25% पता है? हेलो, आर ओ 25 पता है ना बेटा? बी इंटू आर इज जी, बी रिटेंशन, ध्यान आया कि नहीं? और आर आर ओ ई, 120 इंटू 0.2 माइनस 0.25 बी, 10 इंटू 1 माइनस बी। तो सॉल्व करो, 4 माइनस 30 बी इक्वल टू 10 माइनस 10 बी, भैया 14 इक्वल टू 20 बी, 14 बाय 20 आ गया बी, यानी कि 0.7। therefore रिटेंशन इज 70%। खत्म पहला। रिटेंशन कितना आ गया बेटा? 70%। जमा नहीं जमा? हेलो, अब क्या हुआ ना बेटा, एक फॉर्मूला है केई का जो 100 बाय पीई से आता है, वो उसको नहीं छेड़ रहे अपन, गिवन डेटा पे लिख रहे, वो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो उसका पीई और केई दोनों एक साथ नहीं देते बेटा कभी, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 100/12 करके ये आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, ये उसका कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ रहा है क्या? इसलिए बहुत एजम्पशन वगैरह पे बेस्ड है, तो दिमाग नहीं लगाएंगे। ये हो गया दिमाग, है ना, बिना लगाए आ रहा है, दिमाग लगाने गए तो नहीं। समझा क्या पॉइंट क्या बोला? 100/P रेशियो से के टैली होना चाहिए, दोनों उसने देके रखा। वो 12 दिया ना पी, 100/12 करो तो कितना आता है? 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, 8.33 है, बट उसने 20 देके रखा। अब वो खुद ही बोल रहा है दोनों अलग है, अपन क्या करेंगे? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हमने यूज कर दिया बराबर। ठीक है, थर्ड वाला, will there be any change in retention if company wants to maintain P ratio to 10? अगर P 10 यूज करना चाहे तो फॉर्मूला हो जाएगा, MPS आ जाएगा 10 इंटू 10, कितना? 100, MPS 100 हो जाएगा। और फिर से एक्सपेक्टेड रेट 17.5। वाह, इन्हें वो कह रहा है जमे तो दोनों जमेंगे तुमको, नहीं तो एक भी नहीं। हाँ, और गॉर्डन भी कंफ्यूज था ना, गॉर्डन कभी वैसे इवन है, पर इवन की जगह डायरेक्ट 10 लिख दो ऐसा कह रहा था मॉड्यूल अपना, जबकि 10 में ग्रोथ लगानी पड़ती है अलग से, बट मॉड्यूल ने वो सब नहीं बोला भैया, रेडीमेड लिख दो, जान दो, बोले अपन भी जाने दो, वाला ही करते। वैल्यू कितनी?
100 10 इंटू 1 माइनस बी, के कितना, के 17.5 दिया ना, माइनस बी आर, बी नहीं पता, आर ओ 25%, सही। 100 के पास ये आ गया 0.175 माइनस 0.25 बी, %50। विल देयर बी एनी चेंज, तो लिख देना यस इट विल चेंज टू 50%। परसेंटेज निकालने नहीं बोला, ये हम बना पाए बेटा। जमा क्या आपको, हेलो, इसमें इसने बहुत टाइम दिया लोगों का क्योंकि इजी क्वेश्चन था, और ये बिना दिमाग वाले ने किया नहीं होगा, दिमाग वाले ने बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस। व्हाट विल बी टारगेटेड, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर, अगर ये टारगेटेड पी रेशियो ऑफ 12, 1 से लिंक था, मैंने किया नहीं पहले। टारगेटेड व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड प्राइस अगर ये अपना ये जाता है तो, पॉइंट समझा क्या? मैंने बोला अगर ये पी ऐसा अचीव होता है 12 का, ये ऐसा सब अचीव होता है, तो शेयर का प्राइस क्या आ जाएगा। तो इसका ग्रोथ निकालो पहले, ग्रोथ, ग्रोथ का फॉर्मूला बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन, 0.1 की बात कर रहा है वो, 0.1 अचीव हो गया है, रिटेंशन कितना है उसमें 70%, और ये 25%, कितना आ गया 17.5% का ग्रोथ है। इज दैट ओके? हाँ ना, हेलो, अगर ये 17.5% की ग्रोथ आने वाली है कंपनी में, तो मुझे बताओ एग्जिस्टिंग ईपीएस कितना है आपका 10, न्यू ईपीएस कितना हो जाएगा 11, यस 10 प्लस 17.5। ऐसा कोई फंडा नहीं था मॉड्यूल में, लेकिन हमने ऐसा क्रॉस चेक करके देखे चीजें टैली होती हैं। हमने फॉर्मूला डिराइव करते टाइम क्रॉस चेक करके बताया था मैंने आपको, लिखा हुआ है। बट इन शॉर्ट 17.5% की ग्रोथ है, कैसे की वो नहीं पता, ग्रोथ है, उसका फॉर्मूला टैली करके अपन ने देखा है एक प्रॉब्लम में। 10 रुपए में 17.5% जोड़ो तो अगले साल का ईपीएस कितना 11.75। पी रेशियो कितना अचीव किया बोला उसने, पी रेशियो 12 का अचीव किया। बताओ एक साल बाद उसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, 12 इंटू 11.75, कितना 141। दिस इज योर आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। ठीक है, और मेरा होप है कि सर स्टेट भी ऐसा ही कुछ आंसर देगा, और साथ में हल्का सा एडजस्टमेंट 1+G का दोनों दे देगा, मतलब ये और विद दैट। आप चिंता मत करो, ये लिखो, हो गया 1B, बहुत सही। डन, एवरीबॉडी डन? कुछ तो बोलो यार, यस नो। आ जाओ वंशी पे आ जाओ। सारांश लिखा क्या बेटा, कहाँ लिखा? अच्छा अगला कर रहे क्या, बढ़िया। इन्हें मैं स्लो चल रहा हूँ, हाँ। क्या फॉर्मूला लिखते लिखते, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, तो आवाज देना मुझे 10 बार, कोई चिंता नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ये देखो बेटा, पीवी रेशियो दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, एक ही फिगर दिया इंटरेस्ट का, तो इसके साथ डीएफएल यूज करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। क्या फॉर्मूला था डीएफएल का बताओ? तो फॉर्मूले से भी निकलता और इनकम स्टेटमेंट में 100 और वो मान के भी निकलता, कैसे करूं बोलो? इनकम स्टेटमेंट बनाने बोल रही है उसने, इनकम स्टेटमेंट में उसने सेल का भी जिक्र किया है, तो चलो सेल्स माइनस वीसी, कॉन्ट्री माइनस फिक्स कॉस्ट,
EBIT माइनस इंटरेस्ट टैक्स PAT नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करके EPS, ये बन गया इनकम स्टेटमेंट। उसने नंबर ऑफ शेयर्स 1000 दे के रखा है और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000 दिया, बाकी का कुछ भी नहीं दिया। लेकिन उसने अब DFL के बारे में बताया, डेढ़ है। व्हाट डू मीन बाय DFL? डेढ़ EBIT डिवाइड बाय PBT, यानी अगर ये डेढ़ ये एक तो ये डेढ़ आ जाता है रेशियो। वो डेढ़ ये एक, डेढ़ बाय एक डेढ़, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आधा। डेढ़ में से क्या जाए तो एक बचेगा आधा, तो आधे की जगह 12,000, तो बताओ डेढ़ की जगह आधे का 3 गुना है ना, कितना? 36,000। तो ये आ गया आपका 24,000। बात समझी? टैक्स भी आपको 30% दिया है। 7,200, 16,800, EPS आ गया 16.8। है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 2। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये 2 कब आएगा? जब कंट्रीब्यूशन 2 होगा, EBIT 1 होगा, तो ये 2 आता है। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अपन पूरा, कोई इशू नहीं। तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? दो में से क्या जाए तो एक आए, एक। अब एक की जगह 36,000, तो दो की जगह 72,000, तो ये हो गया आपका 36,000। सही। अब PV रेशियो 24%, तो कंट्री से सेल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 24%, ऐसा डिवाइड बाय कितना? 3 lakhs। इज दैट ओके एवरीबॉडी? अब उसने क्या बोला है? परसेंटेज चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज, ठीक है ना यहाँ तक? अगर सेल 5% बढ़ा तो EPS में क्या चेंज आएगा मुझे बताओ? वो कौन गिनता है ये चीज? DCL। DCL क्या है? कंट्री बाय PBT। बढ़िया। 72,000 डिवाइड बाय 24,000, कितना? 3। वो इन दोनों को इंटू करके भी आता है। देखो टैली भी है यहाँ पे, अपन ने ऐसे भी क्वेश्चन किए जब टैली नहीं है। तो DCL का एक और फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपका 3 है। EPS का चेंज बताना है, अगर सेल में 5% चेंज है तो 5% इंटू 3, 15%। जमा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखते चलो बेटा, फास्ट लिखो। सिलेबस भी हो गया और पेपर भी सॉल्व हो गया। बढ़िया। और कुछ कुछ याद नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप जब पढ़ाई कर लोगे उसके बाद फिर से बना के देखना पेपर। बढ़िया, 4-5 पेपर करके जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा। कभी भी एक नया पॉइंट मिल जाता है, GP ऑन COGS, ऐसा कभी नहीं देखा अपन ने। बहाने देखना हो गया। चलो, लिखना हो गया सबका। ये कैसा लगा क्वेश्चन? इजी, मीडियम, टफ? है ना? मीडियम। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ बेटा, एकदम से जज्बात बदलने वाले हैं। देखो कैसा है बेटा, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, ठीक है? तो कैसा है? 1 मार्क का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, क्योंकि बहुत इजी दिया। क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला? ये दिया बेटा, मैं ये पढ़ के सीधा ये ढूंढता हूँ कहीं पे कुछ बीटा दिख रहा है क्या? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। रिस्क फ्री कितना है? 14%। बीटा 1.2। ये 19 माइनस 14 करना है, जबकि जनवरी का बनाया था तो उसमें ये फिगर रेडीमेड दिया हुआ था, याद है? तो ये 1.2 इंटू 5, 6, 6 और 14, 20% आ गया। 1 मार्क हो गया बेटा, ठीक है? एक्चुअली इक्विटी दिया, डिबेंचर, प्रेफरेंस, बैंक लोन। इक्विटी का पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, टिक कर देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन में ऐसा सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब ऐसे करते करते
बात है इसमें, ठीक है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन। सुनो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूजिंग वाईटीएम मेथड। बेटा प्रेफरेंस कैसे निकालना है? वाईटीएम से। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पोस्ट टैक्स ही रहता है वैसे भी, कि नहीं भी दिखता तो वही निकाल देते, वो अप्रोक्सीमेशन से। बट प्रेफरेंस का कैसे निकालना है बोला? वाईटीएम से। तो ये देखो बेटा, इसके लिए मुझे इसका टाइम लाइन लगेगा। कितने साल के प्रेफरेंस पढ़ो? 10% प्रेफरेंस शेयर रेडीमेबल एट दिस आफ्टर 3 इयर्स। कितने साल का? 3 साल का टाइम लाइन है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 3 साल के टाइम लाइन में रिडेम्पशन कितने पे है इसका? 1065.4, सही है ना? अब मुझे बताओ, प्रेफरेंस में ये 1000 रुपए का एक है और 10% वाला प्रेफरेंस है, तो हर साल क्या देगा ये प्रेफरेंस डिविडेंड? 100 100 100 100 100 100। ये हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। अप्रोक्सीमेशन बोला नहीं, बट स्टिल अपने को ये चीज इंपॉर्टेंट है। और आज कितने का है वो? आज वो चीज है 1000 की। ये सब इनफ्लो या आउटफ्लो या वाइस वर्सा, कंपनी के एंगल से ये इनफ्लो, ये सब आउटफ्लो। अब वाईटीएम मेथड क्या बोलती है? ये सारे इनफ्लो आउटफ्लो से क्या रेट पे टैली होते हैं, सही है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें बेसिकली इसका आईआरआर जैसा निकालना है। उसके लिए हमें दो रेट लगते हैं, याद है? दो रेट इंटरपोलेशन। दो रेट के लिए उसने कौन से दो दिया? 10 और 14। ये 3 साल वाले यूज करने हैं, चौथे साल का कोई मीनिंग है क्या अपने लिए? नहीं। चलो, सबसे पहले मैं निकालता हूँ एनपीवी, निकालता हूँ एट 10%। एनपीवी इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? कैसे निकालेंगे बेटा? ये 100, ये सारे 100 को पीछे लाओ, ये 1065 को भी पीछे लाओ, 1000 तो पीछे है ही, माइनस करके एनपीवी बता दो। 100 इंटू 0.909, 100 इंटू 0.826, ये दोनों इंटू 0.751, ये तीनों की टोटल बता दो बस। 100 इंटू 0.909, 100 इंटू 0.826 और 1165.4 इंटू 0.751, 1048 पॉइंट माइनस 1000, कितना बचा? 48.72। और यही चीज़ मैं अगर 14% पे निकालूँ तो 14% पे क्या करोगे? 100 इंटू 0.877, 100 इंटू 0.769, ये दोनों की टोटल इंटू 0.675। नाइन 51 पॉइंट कितना बताऊं? 951 है कि 950 है? 951.25 माइनस 1000 कितना आ गया? नेगेटिव 48.75। इज दैट ओके? फिर हम लोग वो उसमें वो बनाते ना कि भैया 10% पे 48.72, 14 पे 48.75 नेगेटिव। ये देखो एग्जैक्ट सेम है, तो ये जीरो कौन से रेट पे आएगा? याद है क्या? तो हम बोलते हैं इसकी, वैसे तो दिख ही रहा है 12 आ जाएगा, एग्जैक्ट बीच में है, 12 आ जाएगा दिख रहा है, बट फिर भी हम क्या देखते हैं इन दोनों में गैप कितना है? का गैप है 97.47। ये गैप के लिए रेट डिफरेंस क्या है? 4%। हमें गैप कवर करनी है 48.72 की। फॉर गैप ऑफ 48.72 रेट डिफरेंस क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई अपोजिट वालों को इनटू क्वेश्चन मार्क के अपोजिट वाले को डिवाइड। आ गया 2, 1.999 मतलब 2। तो इसका ये क्या हो गया? बेसिकली केपी क्या हो गया? 10 प्लस 2 यानी 12%। बढ़िया। फिर 1 मार्क हुआ, अब ये 2 मार्क, 3 मार्क हो गए इसके, खत्म। हाँ, नहीं देते भी है मिलता भी है। क्या प्रेफरेंस में? प्रेफरेंस में थोड़ी देते, डिबेंचर में देते। इसमें तो अपन आफ्टर टैक्स ही है ना ये 100। डिबेंचर में यहाँ पे 70 दिया होता बेटा, ध्यान है क्या? ये डिबेंचर होता तो 100 100 100 की जगह 70।
ये केपी आ गया, जमा के बेटा सारांश, अब ठीक है, थोड़ा फास्ट हो गया इसमें भी। लेकिन अब आता है अगला पॉइंट, अगर आप तैयार हो तो बेस्ट एडवाइस कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहिए, पर ठीक है, 20 मिनट का पार्ट है, अगले 5 मार्क्स। क्यों बताता हूं आपको, केडी कैसे निकालना है, अप्रोक्सीमेशन से। कैसे? अप्रोक्सीमेशन। सुनो, कैडेंस को समझो बेटा, बने हो ना मेरे साथ? हेलो, बने हो? गए? जरा केडी का फॉर्मूला बताओ, आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी बाय, कितने साल है डिबेंचर के? 5 साल। कितने साल? 5 साल, अपॉन आर वी प्लस एन पी बाय 2 इंटू 100। यहाँ 5 यहाँ 2, गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अब इशू है कि डिबेंचर के सामने रेट नहीं दिखा है, तो फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें भी नहीं दिखा है। समझा क्या? ये नहीं दिखा, तो इसके सामने भी रेट नहीं, और फिर उसने हिंट क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 1.3 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब बैंक लोन का भी रेट नहीं दिखा है, यानी अगर डिबेंचर का रेट पता हो तो बैंक लोन का रेट निकल जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। रेट, केडी केटीएल नहीं, रेट। अगर डिबेंचर 10 होगा तो बैंक लोन 13 पे होगा, समझ रहा है क्या? डिबेंचर का 1.3 टाइम से बोला उसने, अगर ये 10 पे होगा तो ये 13 हो जाएगा, समझ रहे? केडी कुछ और आएगा 10 को सॉल्व करके, और केटीएल 13 इंटू 1 माइनस टी से आएगा, टर्म लोन जैसा मान के। बट ये दोनों रेट नहीं दिया बेटा, दोनों रेट नहीं दिया इन्हें, या तो मिसप्रिंट है या तो उसने एक और हिंट देना चाहिए। तो उसने एक हिंट नीचे दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे ही नहीं होगा, WACC होगा फिर, ये दे दिया उसने, यानी ये एक हिंट देके रखा है, WACC। बात समझी? तो गए बढ़िया से 2 इक्वेशन बनेंगे अब। अगर यहाँ पे डिबेंचर का रेट दिया होता तो केडी निकल जाता, दे देना चाहिए था उसने, ऑलरेडी लेंदी था क्वेश्चन। टर्म लोन का ठीक है, 2 मार्क दिया, इन्हें कुछ तो करना होगा इसमें, सीधा सीधा नहीं था। नहीं तो यहाँ पे अगर 13 होता तो बताओ केटीएल क्या हो जाता है, 13 इंटू 1 माइनस टी, ध्यान है क्या? ऐसे निकलता, 9.1 आ जाएगा वो, है ना? ये 2 मार्क तो नहीं देगा ना वो, इससे बड़ा तो के ही था। तो कुछ तो है, गड़बड़ी है कि ये देख के रखा, तो ये काफी लेंदी हो गया क्वेश्चन, इसको स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। तो टू बी देखोगे ना, टू बी इतना छोटा है, ये भी 2 ही मार्क का है। टू बी कितने मार्क का है? 2 मार्क का, और ये 8, ऐसे 10 है, तो वो 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3 और 2 5, बाकी 5 के लिए यू नीड लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत सारा कैलकुलेशन। तो चलो करते हैं। बेसिकली उसने रेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्या आप तैयार हो करने के लिए, जो भी टाइम लगे? हेलो, चलो केडी आए, कितना आए, क्या हुआ? आए बोलो बेटा, आए, कोई तो नहीं पता? टैक्स 0.3, आरवी रेडीमेबल एट पार, यानी कितने पे? 100 पे। नेट प्रोसीड्स रोटेशन हटा के 96, वेरी गुड। कितने साल? 5 साल। और नीचे में 100 प्लस 96/2, और यहाँ पे इंटू 100। बात समझी? इन्हें बस इसमें आए पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा। बट स्टिल, क्या ये 0.7 होता है? 0.7 आई प्लस 0.8 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। राइट? ओके एवरीबडी, तो पेंडिंग रखते हैं अभी का। और केटीएल की तो चिंता ही नहीं, एक बार रेट पता चला तो सब आ जाएगा। अब चलते हैं WACC वाले फॉर्मूले पे। कौन सा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। मैं नीचे लिख के उसे अगले पेज पे पेस्ट कर दूंगा, फिर एक बार का नीचे लिख देता हूँ। WACC कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, तो ये 20% वाला, इसका वेट कितना है 20% वाले का? कुछ नहीं बोला, मार्केट वैल्यू 14 लाख डिवाइड बाय सबकी टोटल करो, 14 10 24 16 40 लाख इंटू 14/40। फिर प्रेफरेंस का क्या है? प्रेफरेंस का 12% वाला 10/40,
फिर बताओ डिबेंचर का कितना है, KD इंटू KD इंटू 9.6/40 और KTL इंटू 6.4/40। ये फंडा जमा के बेटा, ये फंडा। हेलो हेलो हेलो, क्या किया हमने यहाँ पे बेटा, ये मार्केट वैल्यू वेट लगा दिया, 14, 10, 9.6, 6.4। और ये WACC आपको देख के रखा है उसने 14%। 20 × 14 करो, 20 × 14 280। ये बाय 100 को हटा देता हूँ, हाँ सब रेट में ही है, बढ़ रहा है इससे 20%, 12%, KD भी तो परसेंट में, ये भी परसेंट में है, तो 14 रख देते बस। सबके पास 40 है, सबका 40 भी कॉमन कर देता हूँ। 280, 12 × 10 120, ये हो गया KD। अब ये जो KD की वैल्यू है ना, ये KD की वैल्यू को यहां से उठा के इस KD की जगह लिख दो, कितना है, मैं तो बोलता हूँ ऊपर में ही ना एक और काम कर लो, इसको इंटू 100 भी कर लो। 0.7 × 100 क्या हो जाएगा, 70 आए। 0.8 × 100 80 डिवाइड बाय 98। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लो। 70/98 कितना होता है, 70/98 4 डिजिट में बताना। 70/98 0.43 आए, और 80/98 दिस डिवाइड बाय दिस बाय दिस, ऐसा करते हैं ना अपन। 0.81 वो लिख देते हैं इसकी जगह अपन, ठीक है, ये पुट कर रहे हैं। 0.7143 आए प्लस 0.8163 इंटू 9.6 करना बचा है। और KTL कैसे आएगा, KTL के लिए आपको समझना होगा, जगह नहीं जबरदस्ती कर रहा हूं मैं। देखो बेटा, ये जो I होता है ना, ये बेसिकली डिबेंचर का रेट होता है, विच कुड बी 10, बट KD तो कुछ और आता है, क्योंकि 10 के साथ आफ्टर टैक्स भी हो रहा है और वो RV माइनस NP का भी गैप है। ध्यान है क्या, ये जो I होता है ये बेसिकली 100 का 10%, 10 होता है ना ऐसा। तो अगर ये 10 होगा, यानी कि I है 10 की जगह, बैंक टर्म लोन कितना होगा, 10 की जगह 13, तो I की जगह 1.3 होगा कि नहीं। तो आपका जो KTL है ना, KTL दैट इज नथिंग बट I इंटू, सॉरी 1.3 I इंटू 1 माइनस टी। 1.3 I क्यों किया बताओ, डिबेंचर का रेट अगर I माना, तो उसने ऊपर में बोला ना बैंक टर्म लोन का कितना होगा, 1.3 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो 1.3 आए, उसको भी आफ्टर टैक्स किया। 9.1 आए, सॉरी 0.91 आए, आया क्या बेटा ये KTL, क्योंकि WACC में KTL लिखते 1.3 आ लिखा तो गलत हो जाएगा, आफ्टर टैक्स करना है ना उसे, सब कुछ आफ्टर टैक्स है उसमें WACC में। 0.91 आए, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0.91 आए इंटू 6.4। अब ये 40 गया मेरा उड़ उड़ के इसके पास, 14 इंटू 40 280 प्लस 120 400 प्लस 9.6 दोनों से इंटू करो, 9.6 इंटू 0.7143, चार चार डिजिट में बताना है। 7 चौथे को राउंड ऑफ किया ना,
और 9.6 इंटू 0.8163 नहीं 7 पॉइंट और इनको इंटू करो 0.91 इंटू 6.4 5.824 हाँ 560 माइनस 400 इक्वल टू माइनस 400 के साथ माइनस 7.8365 इक्वल टू। अब ये दोनों को जो एक मिनट यहाँ पे आए भी है, इन दोनों को जोड़ दो 12.6813 आए। ये माइनस करके कितना आया 635। इनको डिवाइड करके आए कितना आ रहा है यानी 12 मान लो क्या therefore rate of interest on debenture is 12%. So rate of term loan is 12 into 1.3 कितना ये रेट है बेटा, बट केडी का 12 से कोई मतलब केडी और 12 मैच नहीं होता, ये पता है ना आपको। ये 12 अगर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो केडी से टैली क्यों नहीं होता, दो रीजन बताओ, टैक्स और दूसरा आरवीएनपी का गैप। ठीक है ये 12 आ गया है 15.6 तो यहाँ आई की जगह जाके मैं लिख दूंगा 12 तो 12 प्लस 0.816 कितना आ रहा है केडी कितना कितना बेटा 9.387 दो डिजिट में कितना 39 और ये कितना आ जाएगा 0.91 इंटू 12 हाँ 10 पॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको निकालने का एक और रास्ता के टी इज इक्वल टू 15.6 इंटू 1 माइनस टी। ये रेडीमेड हो गया सारा ऐसा निकाल के, और अपन ने फॉर्मूला आई के फॉर्म में निकाले ना, और आई का जुगाड़ मैंने पहले ही किया था कि अगर डिबेंचर का रेट आए तो इसका रेट 1.3 लिख दिया था पहले ही, समझे क्या, का रेट ऑलरेडी लिखा था, इसकी जरूरत थी वहां इसलिए। अगर डिबेंचर पे 12 दे रहे तो इस पे कितना दे रहे 12 का 1.3 टाइम्स 15.6 तो ये 15.6 इंटू 1 माइनस टी, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका था इसको। बहुत बढ़िया बेटा, इसको बोलते हैं कुछ बात है इसमें। काफी लेंदी दे दिया ये वाला भी, एक तो वो क्वेश्चन में भी गड़बड़ दिया, ये काफी लेंदी हो गया, मतलब WACC देखे दो और दो मार्क्स, 3 और 2 मार्क्स के हिसाब से इतना नहीं पुराता, सीधा सीधा YTM कर देना था यहाँ तो, पर WACC दिया। अच्छा सृष्टि ये ध्यान रखना, अगर केडी दिया है और रेट पूछा डिबेंचर का, प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई रेट नहीं होगा। जैसे यार रेट 12 है बट केडी आपका 9.39 है तो ये देख के भी वो पूछ सकता है। हाँ ये WACC वाला पेज। बढ़िया बेटा बढ़िया, ये टफ है मैं मानता हूँ, काफी टफ है, ऐसे में इजी होगा। डन बेटा डन, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ एक मिनट, ये दोनों का मैं आपको लिंक भेज दूंगा एक दो दिन में, मई जनवरी दोनों के। हाँ हाँ
तो वीडियो की जरूरत नहीं, ये सब लिख लिया ना आपने। एमसीक्यू दिखे, ये सब नहीं दिखा। चलो ये डन। हाँ बेटा, सॉरी, हाँ नीचे का जूम करूँ। पहले दो आगे थे, इसके थर्ड फोर्थ में थोड़ा डिफिकल्टी था, भारी इक्वेशंस आए, बट इट इज ओके, हम तो मैथ्स पढ़ के आए हैं। ठीक बेटा, ठीक। टू बी देख लो, टू बी ईपीएस दिया, आरओआई दिया, केई दिया, वॉल्टर याद है किसी को? वॉल्टर, वॉल्टर के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम कब आता है? जब डिविडेंड जीरो हो। मुझे बताओ कौन ज्यादा कमा रहा है? कंपनी 20 कमा रही, लोग 15 चाहते हैं, तो ऐसे केस में डिविडेंड कितना बांटना चाहिए? नहीं बांटना चाहिए, पूरा रिटेन करो। तो ईपीएस 3 है, ईपीएस 0, तो रिटेंशन कितना हो गया? पूरा 3। और एक केस में अगर आपने, मतलब इस केस में आंसर हाईएस्ट आएगा मार्केट प्राइस का, लोवेस्ट कब आएगा? जब पूरा आप डिविडेंड बांट दोगे। चलो वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या था बताओ? डिविडेंड प्लस रिटेंशन इनटू आरओआई बाय के, याद है ऐसा कुछ? डिविडेंड 0, रिटेंशन 3 इंटू 20% बाय 15% बाय 15%, पर का आ गया 4 बाय 15%। मैक्सिमम मिनिमम शेयर प्राइस ये हो गया, मैक्सिमम पॉसिबल शेयर प्राइस ये हो गया, मिनिमम इतना तो रहेगा ही। और इसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी 10 बांटा, 50, 40, 60 जो भी बांटा, आंसर इन दोनों के बीच में रहेगा। मैक्स इतना जा सकता है, मिनिमम उतना रहेगा। अगर ये वॉल्टर का फॉर्मूला याद है तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। एक में 100% डिविडेंड पकड़ा, एक में 0% पकड़ा, दोनों केस आ गए। ये 2 मार्क भी इसी था, पीछे के 3 और ये 2, ये पास तो आ जाते थे इसमें, ऐसा नॉट बैड, 50 पासिंग है तो। बाकी में भी आप कुछ तो लिख के आओगे डिबेंचर वगैरह का, तो स्टेप एक आधा। और बताइए कोई दिक्कत? डन। आ जाओ थर्ड पे, आ जाओ थर्ड पे, जल्दी करो, 15 मिनट बचे यार। परसों करेंगे, बचा हुआ परसों करना है। एक देख लेते फिर। कब है टेस्ट? किसकी? टैक्स की, ओके ओके, बहुत बढ़िया। वाह, ताकत नहीं है क्या? ठीक है, थ्री वाला कर देते, 3A 3B रख देते परसों के लिए, ठीक है? 3A 3B रख देते परसों के लिए, इसमें मजा आने वाली है वैसे। और आते हम लोग थ्योरी पे। व्हाट इज एजेंसी कॉस्ट बेटा? ये हम आपने अपना शायद ऑलरेडी डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल, बट व्हाट इज एजेंसी कॉस्ट, ये नोट करो, रिगार्डिंग एजेंसी कॉस्ट। और समझो ये क्या होता है बेसिकली। एक कंपनी चलाने के लिए, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी चलाने के लिए वो रखते हैं एक एजेंट को, जिसका नाम होता है मैनेजर। कभी कभार कोई डिसीजन होती है, तो मैनेजर गलत रह सकता है, जो शेयर होल्डर को फेवरेबल ना हो बट उसको हो, जैसे कि
इस बार बोनस 1 महीने की जगह 4 महीने का बांटो, तो किसका फायदा? मैनेजर का, बट नुकसान किसका? शेयर होल्डर का। तो ये सबको बोलते हैं एजेंसी कॉस्ट। एजेंट को रख के कंपनी चलाने में एक एजेंसी कॉस्ट आती है। जब भी मैनेजर ओनर का कंफ्लिक्ट हो तो मैनेजर शायद खुद को प्रेफर करे रादर देन शेयर होल्डर, समझा? एंड डिबेंचर और दूसरा दूसरा एजेंसी कॉस्ट आता है जब डिबेंचर होल्डर वर्सेस शेयर होल्डर होता है। कुछ चीजें जो डिबेंचर होल्डर को फेवर करेगी वो इसको नहीं करेगी, इक्विटी होल्डर को। जो इक्विटी को करेगी डिबेंचर को नहीं करेगी। तो ये भी अगेन एक एजेंसी कॉस्ट का ही पार्ट हुआ। तो दो चीजें कवर करता है एजेंसी कॉस्ट, एक शेयर होल्डर मैनेजर का कंफ्लिक्ट और दूसरा कंफ्लिक्ट शेयर होल्डर डेट होल्डर का। हेलो, कौन से दो कंफ्लिक्ट की बात हो रही है? शेयर होल्डर मैनेजर एंड दूसरा शेयर होल्डर डेट होल्डर। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में या अल्टरनेट एग्जाम में मैंने आते हुए देखा हो एजेंसी कॉस्ट। समझ के चलो ये आने ही वाला है। क्या करोगे इसके लिए? मॉड्यूल में बस इतना ही लिखा है, हो गया। लेकिन आपको यहाँ मार्क्स देखो ना, 4 मार्क्स पूछ रहे। हाउ कैन ए कंपनी मिनिमाइज एजेंसी कॉस्ट? कैसे मिनिमाइज करेंगे बताओ? ये कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। मान लो आप मालिक हो, आप शेयर होल्डर हो, मैनेजर कुछ गड़बड़ करेगा, आप मिनिमाइज कैसे करोगे? क्या क्या बढ़ा देंगे? भगा देंगे? नहीं, कंपनी नहीं चल, उसके बिना कंपनी नहीं चलेगी, ये भी है। बेसिकली मॉनिटरिंग करोगे। एक आंसर क्या हुआ इसका? मॉनिटरिंग करो। एक क्या हो गया? उसको इंसेंटिव दो कि तू डिसीजन सही दे, शेयर होल्डर के फेवर में तेरे को इंसेंटिव अलग से देंगे। नहीं, गड़बड़ के लिए नहीं। गड़बड़ नहीं कर रहा है बेटा, यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है। ये पॉलिसी मैटर है कि किसको फेवर करना। अगर फेवर वो इसे कर रहा है, किसे? मैनेजर। मैनेजर खुद को, टीम को फेवर करेगा ना। कंफ्लिक्ट है, जैसे बोनस का एग्जांपल दिया, कितना बांटना। ये लोग बोलेंगे 2 महीना, वो बोलेंगे 4 महीना दो। खुद मैनेजर का कमीशन ही समझो। कभी कभी मैनेजर का कमीशन होता है, बोनस होता है, तो कमीशन बोनस उसका कितना दो, वो ज्यादा चाहेगा, ये तो कम देना चाहेंगे, है ना? और तो कंफ्लिक्ट हुआ ना बेटा, कितना देना? वो बोलेगा ज्यादा दो, सबको देना ही चाहिए तो लोग टिकेंगे, नहीं तो चल जाएंगे, वो जो भी बोलेंगे कम दो, कम में भी रुक सकते हैं। बेसिकली ये कंफ्लिक्ट की बात हो रही है। तो आप मॉनिटरिंग रखो कि वो ऐसे कंफ्लिक्ट में सही डिसीजन दे रहा है कि नहीं, तो आप उनको इंसेंटिव वगैरह दे सकते हो, ठीक है? टू अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजर शेयर होल्डर, बीच का रास्ता जो दोनों को अलाइन करे, ये बात हो रही है कि बेटा। ब्रिज फाइनेंस के हम लोगों ने पढ़ा है क्या? हाँ ना? बेटा एजेंसी कॉस्ट को मजाक में नहीं दोगे ना? खुद लिख दोगे बराबर से। ये चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का है वो, आप लोग लिख लो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर। ये दिखा के दो, बोलो। Agency cost may affect capital structure of a firm. Two types of conflicts: shareholder manager, shareholder debt holder. पेज नंबर 5.28। कहीं तो नोट करके रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलमोस्ट हर बार आता है, इस बार आपको भी आने ही वाला है, मैं बोल रहा हूँ। ये दो मेजर कन्फ्लिक्ट है ऐसा। मैं दिया इतना ही चाहिए बेटा, बाकी कुछ भी नहीं दिया, खत्म हो गया उसका, बस इतना ही दिया। तो फिर हाँ मिल जाएगा कहीं ना कहीं, बट वो इतना ही दिखता है। गूगल पे बढ़िया आंसर मिल जाएगा इसका। देखो बेटा लिख लो, मैं लिखा के देता हूँ। एजेंसी कॉस्ट refers to एजेंसी कॉस्ट, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। एजेंसी कॉस्ट फोकसेस ऑन conflicts, इधर देखो क्या, conflicts of interest between shareholders and managers। क्या? ये टाइप भी लिख दिया ना अपन ने। मिनिमाइज बाय क्या लिखा अपन ने? मॉनिटरिंग लिखा भी नहीं है मॉड्यूल में, बस इन्होंने पूछ भी दिया।
मॉनिटरिंग, इंसेंटिव्स, जैसे एक हो गया डेट कोविनेंट। कोविनेंट मतलब क्या है? डेट एग्रीमेंट, सही। एक हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, डेट कोविनेंट मतलब डेट में पहले से एग्रीमेंट में लिख दिया ऐसा 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 सब कुछ, वो फॉलो करेंगे। ब्रिज फाइनेंस अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक बड़ा लोन सैंक्शन हो गया है बट आने में 1 महीना है, तो 1 महीना अपने को काम पड़ रहा है पैसे का, तो अपन एक शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, है ना ट्विंकल? शॉर्ट टर्म लोन लेंगे ताकि बड़ा लोन आने तक के अपना काम हो जाए। दैट इज ब्रिज फाइनेंस। बड़े लोन आने तक के शॉर्ट टर्म लोन लिया जा रहा है। पूछेगा ऐसा ही, एजेंसी कॉस्ट मेनली मेनली तो इसके लिए है, बट ये भी लिख देते हैं ऐसा। तो सेम है, कन्फ्लिक्ट सेम है। एक्चुअली क्या हो रहा है, डेट ने भी तो एक एजेंट ही अपॉइंट किया है समझो, मतलब वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। और मेन कन्फ्लिक्ट तो मैनेजर शेयर होल्डर का है। ऐसा कंसेप्ट क्या है, आपने एक एजेंट अपॉइंट किया उसे रन करने के लिए, और एजेंट आपके इंटरेस्ट में नहीं चल रहा है, तो वो एक एजेंसी कॉस्ट है। कॉस्ट है मतलब वो एजेंट क्यों रखते हैं लोग, ताकि कंपनी बढ़िया चले। लेकिन कॉस्ट क्या है भैया, वो अपने ऐसे डिसीजन उसकी अपने फेवर में नहीं होंगी, तो थोड़ा सा कॉस्ट पड़ता है अपने को, दैट इज एजेंसी। समझे क्या बेटा? हाँ, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ध्यान है, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। पेकिंग के बाद वाला ये कैपिटल स्ट्रक्चर की 2 क्वेश्चन आ गए थे। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है तो अपना इंटरनल सोर्स से करना, उसके बाद डेट, उसके बाद इक्विटी। ऐसे ही ऑर्डर में क्यों, व्हाई डज इट एग्जिस्ट, यही ऑर्डर में क्यों करना, ताकि आपका ओनरशिप डायल्यूट ना हो, आपको लिवरेज का भी फायदा हो। पहले इंटरनल यूज करो, रिस्क भी नहीं उठाना है, समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ। क्या रहती है, तो वही वो कह रहा है डेट कोविनेंट्स बनाओ बढ़िया से, अच्छी बनाओ, सब कुछ नहीं डिसाइडेड होगा तो। हाँ? और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कभी नहीं आया, लेकिन इसके बारे में अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर वाला अपन करके आगे बढ़, मतलब एक क्वेश्चन जो बचा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड वीडियो मर्ज हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला, योर कमेंट शुड डिपिक्ट द, ये कमेंट करो, टोटल रिस्क प्रोफाइल बाय यूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट अमंग फॉलोइंग 3 वर्ड, लो हाई मॉडरेट। क्या ये ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन? नहीं, ये लो ये हाई, तो ये क्या हो जाएगा, इन्हीं 3 में से लिखना है वर्ड जो लिखोगे, बोलो। मॉडरेट, दोनों, ये हाई ये लो तो ये मॉडरेट, दोनों हाई हाई तो ये हाई, दोनों लो लो तो ये लोअर, ऐसा लिखना है, हायर। पूरा बराबर लिखना, मार्क्स कटेंगे। क्या ये टेबल अपन ने बनाया था क्या एवरेज के टाइम पे? आखिरी में चैप्टर के एंड में बनाए थे बेटा, है ना? और देखो ये यही आ गया सीधा एग्जाम में, कितना सही हुआ आपके साथ, मतलब उनके साथ जो पढ़ के गए यहाँ पे। हाँ, अब मुझे बताओ कौन सा प्रीफर करना चाहिए। दोनों हाई में क्या होता है, वेरी हाई रिस्क, है ना? दोनों लो में वेरी लो रिस्क, लिवरेज का फायदा भी नहीं हो रहा है, तो अपन ने जाना काय में चाहिए, मॉडरेट में। बेस्ट कॉम्बिनेशन पूछा है उसने, बताओ मॉडरेट में कौन सा बेस्ट है, लो हाई या हाई लो? तो बेसिकली पता है लिवरेज का फायदा होना चाहिए कि नहीं, तो लिवरेज का फायदा डीएफएल जब हाई होगा तब आएगा। एंड फैक्ट्री का रेंट वगैरह जो ऑपरेटिंग लिवरेज वो हमेशा लो होना चाहिए बेटा, समझ रहा है? नहीं तो कोविड में बिग बाजार बंद हो गया था, है ना? बेसिकली लो हाई, दिस इज दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। ध्यान है क्या, मॉडरेट होना, इसमें ओवरऑल रिस्क आपकी मॉडरेट है, बट ऑपरेटिंग का रिस्क कम है। जो रिस्क है वो काय का है, डीएफएल, ये डेट का आपको रिस्क है, बट अगेन लेवरेज भी होने वाला है, फायदा उस चीज का। बेस्ट कॉम्बिनेशन आपकी बुक में सब लिखा हुआ है। दो लो में दोनों लोअर, टोटल वो नहीं चाहिए, रिस्क नहीं है, लेवरेज ही नहीं होगा। दोनों हाई में क्या होगा, इसका लेवरेज का प्रॉपर वर्ड पता है क्या यूज किया था आपने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या लिखा हुआ है लेवरेज में, देखोगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं हो पाएगी, जब भी डीएफएल लो है तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं होगी, वो भी करना है। और ये डीओएल तो हाई होना ही नहीं चाहिए, तो कौन सा बच गया, डीओएल लो एंड डीएफएल हाई। समझा? हेलो, बेस्ट कॉम्बिनेशन।
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब लेवरेज हो पा रहा है, लेवरेज ध्यान है ना, 25 कमा के 15 दे दो 10 आपके, या 25 कमा के 10 दे दो 15 आपके, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। यस, ये एक अल्टरनेट में था क्वेश्चन इसके साथ, 2 मार्क का था, 2 मार्क्स का। तो पेकिंग ऑर्डर नहीं भी ध्यान तो ये लिख सकते हो, इसमें तो पक्के 2 मार्क्स थे, पेकिंग में 1-1.5 तो पक्का ही आ जाता है, इंटरनल यूज करो ये वो दोनों लिख के आते थे अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना अगली क्लास के लिए, कौन सा? अगली क्लास अपनी परसों है ना, बढ़िया से बनाएंगे। ओके एवरीबॉडी, बाय बाय। यस, वेलकम बैक टू दिस लास्ट क्लास ऑफ सीए इंटरमीडिएट एफएम। तो अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोगों ने पहले जनवरी का पेपर सॉल्व किया, फिर हम लोगों ने मई वाला पेपर सॉल्व किया। मई में अपन ने एमसीक्यू के बाद फर्स्ट सेकंड कर लिया था और फोर्थ भी कर लिया था थ्योरी वाला, और अभी हम लोग करने वाले हैं कौन सा? थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको याद होगा तो बेसिकली 50 मार्क के एफएम में 15 तो मल्टीपल चॉइस है, बचे हुए 35 का ब्रेकअप क्या था? 15 मार्क का कंपल्सरी क्वेश्चन और सॉल्व 2 आउट ऑफ 3। उसमें से जो लास्ट वाला है वो थ्योरी है, तो उसके बिना काम हो सकता है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा बैकअप है। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ के जानी पड़ेगी, एजेंसी कॉस्ट और आखिरी वाला चैप्टर, तो इतना तो सबको पढ़ना है। सही, तो क्वेश्चन 3 है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये हर साल के कैश फ्लो, पहले 2 साल 1 लाख, अगले 2 साल 80,000। वाह, 4 साल की बात है। पहले 2 साल में क्या किया है इसने? पहले 2 साल में इसको कितना फायदा हुआ? 1-1 लाख का। उसके बाद 80,000, 80,000। यूजफुल लाइफ 4 साल, स्क्रैप वैल्यू 50,000। बेटा स्क्रैप कितनी? स्क्रैप 50 का स्क्रैप, एंड IRR 12। व्हाट इज IRR? हाँ मतलब फुल फॉर्म नहीं था बेटा है। IRR is that rate at which PV of inflow equal to PV of outflow. So at IRR, PV of outflow equal to PV of inflow. तो यहां से आपका आ जाएगा बेटा पीवी ऑफ आउटफ्लो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये निकल जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबको प्रेजेंट पे लेके आ जाओ बेटा। कैसे लाओगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, क्या रेट से पीछे लाना है इन्हें? 10 से कि 12 से? एट IRR 12 पे लाना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सही है, तो 1 लाख को 12 से पीछे लाओ, ये है बेटा 1 लाख इंटू 0.893 एम प्लस, 1 लाख इंटू 0.797 एम प्लस, 80,000 इंटू 0.712 एम प्लस, सॉरी 1,30,000 2.636 एम प्लस। 31 क्यों किया समझा ना? 50 भी तो है, बोलो कितना आ रहा है? MRC 30, आर श्योर? 308,640। ये क्या हो गया बेसिकली बेटा आपका? ये हो गया आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बस यहाँ पे IRR का क्या इंपॉर्टेंस समाप्त होता है। तो IRR आप जा सकते हो, आवाज दे दो। अरे नहीं बेटा बैठे रहो। हाँ, तो IRR पे क्या होता है बोलो? पीवी ऑफ इनफ्लो इक्वल टू पीवी ऑफ आउटफ्लो। तो यहाँ से अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल गया, बस इसका वही काम था। आगे एनपीवी फाइंड करने बोला। एनपीवी के लिए क्या करेंगे बेटा? एनपीवी के लिए आपको चाहिए पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ये कैसे आता है बताओ? एक आएगा पीवी ऑफ स्क्रैप, एक आएगा पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, और फिर इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? एनपीवी हो जाएगा। इज दैट ओके? बट ये कौन से रेट पे गिनना पड़ेगा एनपीवी निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पे। कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? कभी 12 कभी 10, बराबर है सब एकदम। चलो कैश इनफ्लो निकालो। 1 लाख इंटू 10% पे 0.909 वाला, 0.826 इंटू 1 लाख एम प्लस 0.751 इंटू 80,000 एम प्लस 0.683 इंटू सीधा 31 कर दूं क्या? आप अलग अलग लिखो या एक साथ लिखो, आपकी इच्छा। बोलो MRC कितना आया? 322, 300। आउटफ्लो 308,640। अरे एनपीवी पॉजिटिव कैसे आया?
आपका IRR ज्यादा था ना बेटा, अभी तो पॉजिटिव आया। अरे आपकी चाहत 10 थी बट आपको मिले 12, तो रिटर्न ज्यादा मिला, यानी एनपीवी पॉजिटिव था इसका, सही। कितना आ गया बेटा एनपीवी बताओ? 13,730। वेरी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा। आई होप ऑनलाइन वालों को जम रहा है। स्क्रीन शेयर है क्या लेकिन? यस। राज शमानी नहीं, यश शमनानी, संजना और हर्षित, यस। चलो डन। मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। हाँ देखो बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, थर्ड पीआई बेटा। देखो बेटा, पाई पाई निकालना है, देखो। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इस स्क्रैप को इनफ्लो के साथ गिनते हैं, उसमें याद है ना? कितना? हेलीकॉप्टर कौन लगाया? कितना? 1.244। ये भी आ गया। तो डन बेटा डन। अब इसके चौथे पे चलते हैं। ये जमा ना आपको पीवी और पीआई। अभी एनपीवी पाए, एनपीवी पॉजिटिव, पीआई 1 के ऊपर, तो लेट्स गो फॉर दिस प्रोजेक्ट। IRR 12 था 10 के ऊपर, वैसे ही एक्सेप्टेंस आता है, सही है ना? 10 की जगह 12 है तो बढ़िया। अब डिस्काउंटेड पेबैक में क्या करते हैं, किसी को याद है? हाँ वैसा कुछ तो भी है ना। यस, 1 2 3 4 4, शादी साल है ना। चलो बेटा, मुझे बताओ जरा, आपका ये कितना है कैश इनफ्लो? 1 लाख, 1 लाख, 80,000, 80,000, सही है। 1 1 80 80। ठीक है, तो पीवी फैक्टर कौन से रेट पे देंगे? ऑब्वियसली 10%। अरे ये कैसी आवाज थी? जो आप सोच रहे हो जुबान में। इसकी मेरी भाषा कैसे भाई? तो इन सबको इंटू करो। ये मैं निकाल देता, 90 900। रिकवरी कितनी करनी है बेटा आपको? 308 640 की है ना? हम घाई क्यों कर रहे हैं, आज तो हमारे पास बहुत टाइम है। 60,080। उसके बाद बढ़िया, अब आएगा क्यूमुलेटिव। अच्छा, स्क्रैप को देंगे कि नहीं देंगे स्क्रैप? ओ दादा, स्क्रैप भी तो देते हैं, आखिरी साल प्ले में आ गया तो। वो क्यों नहीं भाई? भाई बाहर है क्या? वाह, क्या बच रहा है बाहर, ओके। हाँ बेटा ये बताओ, इसका पहले का टोटल 90 900 सही है क्या, देखो। अब दो जोड़ के 173, 173 500 लग रहा है ना बेटा, 172, 190, सॉरी 60 जोड़ के 233 580। आपको चाहिए 308। क्या करो इसमें ना, आप ना कैश फ्लो एक साथ 130 दे दो बेटा, 130। 80 और 50 कितना? 130। कितना आ रहा है बताओ? 49 790। हाँ क्यूमुलेटिव कितना? कौन है ये?
322, ये देखो ना, इससे टैली होगा ना ये फिगर। चलो, तो मुझे बताओ वो कैसे निकालेंगे अपन। 3 साल में हुआ क्या बेटा रिकवरी? नहीं, 4 साल में ज्यादा हो गया, मतलब 3 और 4 के बीच में गई तो भी, तो आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल टू कितना, 3 इयर्स प्लस। आपको ये 233 के आंकड़े को कहाँ पहुंचाना था, 322 पे। बेटा 233 के बाद आप इतनी रिकवरी चाहते थे, यानी 322 370 माइनस 233 580 इतना चाहते थे, लेकिन हुआ कितना है इस बार, 88,790। क्या? हाँ, 308,640 से माइनस करते तो ये जो है ना बेटा, इसे आप कहाँ पहुंचाना चाहते हो पे बैक के लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे। तो बस इन दोनों का तो डिफरेंस लेंगे ना। अच्छा, ये पाप हो गया, 308 हैंडराइटिंग मिस्टेक। बोलो। अरे ऐसा थोड़ी है बेटा। हाँ, 0.845 3.85 ईयर्स। बहुत सही बेटा। कल दिल पास ये बेटा जमा। अब आता है, ये सब तो ठीक है बेटा, मार्क्स कितने थे इसके, एक 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 4 हो गए। MIRR के 2 मार्क्स है बेटा, 2। बेटा IRR अपने को पता है, M ढूंढना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। तो MIRR का फंडा याद है क्या आप लोगों को? ये बिलीव करता है MIRR कि भैया जितने भी आपके कैश फ्लोज है सबको कहाँ लेके जाओ, बेटा जितने भी आपके कैश फ्लोज है ना सबको फ्यूचर पे ले जाते हैं, कौन से रेट पे, 10% पे, है ना। और फिर अपन देखते आउटफ्लो इनफ्लो से, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर क्या रेट पे टैली हो रहा है, CAGR टाइप्स। चलो सारे कैश फ्लोज को फ्यूचर पे ले जाओ। सबसे पहले तो ये 80 + 50 130 के जगह पे मौजूद है, इधर का 80 के, यहाँ जाके क्या बनेगा 10% से 88 के। ये 1 लाख को 2 साल आगे ले जाओ, +10% 121 के। ये 1 लाख को 3 बार आगे ले जाओ, 133.1 के। सही, हेलो। और सबकी टोटल 470 100। और ये प्रेजेंट पे कितना था, प्रेजेंट पे ये FV हुआ, PV कितना था 308। ये लेना बेटा 308, 322 मत उठाना, 308,640। हमने सारे कैश फ्लो को री इन्वेस्ट किया, MIRR मानता है ना, हमने सभी को री इन्वेस्ट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो अब आपको देखना है, ये जो PV है ये फ्यूचर से कौन से रेट पे टैली होता है, ये इसके साथ कौन से रेट पे टैली होता है। कम ऑन एवरीबॉडी। तो क्या करना होगा, स्टेप्स बताओ, क्या स्टेप्स, 308,640 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कैसे इंटू करेंगे 4 साल तक के, 1 2 3 4, 4 बार फैक्टर से इंटू करते, याद है क्या, 470 to 100। तो फैक्टर का पावर 4 क्या हो गया, डिवाइड बाय 3086, ये दोनों को डिवाइड करो, कितना, बाय 2, फैक्टर हो गया 1.5296 का पावर 1/4। और कैलसी पे 1/4 कैसे आता है, तो अंडर रूट से। या कोई हिंट भी दिया हो सकता है, नहीं दिया, ठीक है। therefore factor is 1.112। तो
MIRR इक्वल टू 11.2%। बट बेसिकली ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आपको दो हिंट दिए होते हैं ना बेटा, एक अंदाज आपको समझ गया कि इसका आंसर कहाँ आ रहा है, तो आप एक 10 या 12 या 11 12 ये उठा के, याद है क्या करेंगे, 10 12 या 11 12 उठा के, क्या, इंटरपोलेशन मेथड, वेरी नाइस। तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो, हमने वो यूज नहीं किया। ये हो गया बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3A। किसी को कोई तकलीफ, कोई डाउट, बोलो बेटा, ठीक है, एनीबडी एवरीबडी, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है बेटा, नहीं, 3B की ओर बढ़ना है, 3B, हेलो 3B, चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। अनरिवर्ड कंपनी का कंसेप्ट याद है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ अनरिवर्ड इज, सॉरी, मार्केट वैल्यू ऑफ रिवर्ड इज अनरिवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स, टैक्स दिया है तो दिया है, क्या दिया है, कहता है ना टैक्स नहीं है तो सेम होता है, और टैक्स है तो रिवर्ड इज अनरिवर्ड प्लस डेट इनटू टैक्स। इसको रिपर्चेज करना है इक्विटी 3 करोड़ के, और उसके बदले डिबेंचर इशू करना है, तो 3 करोड़ के इक्विटी बायबैक करके 3 करोड़ के डिबेंचर इशू करेगा, तो फर्म की वैल्यू सेम नहीं रहती, थोड़ी बदल जाती है, लिवरेज के कारण। लिवरेज चैप्टर का नाम, करंट मार्केट वैल्यू 1400 लाख, किसकी वैल्यू होगी, करंट अनरिवर्ड की, फाइंड मार्केट वैल्यू ऑफ जेड, आगे पढ़ लो, कंपनी का सेमी बीट रहेगा, फ्यूचर में भी डिविडेंड पे आउट पूरा रहेगा, ये एजम्पशंस थे बेटा उसके, के, कंपनी टैक्स 30, मोदी गिरानी मिधर याद है, ये नहीं पढ़े अपन ने पढ़े थे, हाँ। मोदी में धोनी, सॉरी, मोदी गिरानी मिधर, ड्यू टू सच चेंज इन स्ट्रक्चर व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू। तो थे ना ये लोग साथ में मिले ना न्यूज में, वैल्यू ऑफ रिवर्ड फर्म, क्या टाइम नहीं था कल, कौन सी, हाउ टू ट्रेन योर, नाम क्या, ड्रैगन, तो अनरिवर्ड की वैल्यू कितनी दी है, 1400 लैक्स, डेट कितना, डेट कितने कितने करोड़ या लैक्स का इशू कर रहे, 300 का, 300 लैक्स इंटू 30%, कितना हो जाएगा ये बताओ, 1490 लैक्स। तो फर्म की वैल्यू अचानक से बढ़ गई, क्यों बढ़ गई ये समझा क्या आप लोगों को, हेलो कि नहीं, टैक्स सेविंग के कारण बेटा, लिवरेज नहीं, टैक्स सेविंग, लिवरेज टैक्स सेविंग जो भी है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट, एक ही बात है, ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन डेट के कारण, उसका कैपिटलाइज वैल्यू था, याद है फॉर्मूला डिराइव किए थे, लिवरेज बोलने से बेटर ये बोल दें। चलो अब क्या पूछा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बहुत ही बढ़िया बेटा, पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा यार, एक्चुअली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए दो चीजें चाहिए ना, क्या, केडी और केई, केडी पता है आफ्टर टैक्स कर देंगे, केई नहीं पता, तो पहले अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल देते बेटा, थर्ड वाला, इबिट वो बनाना पड़ेगा ना, प्राजक्ता गायत्री प्राजक्ता, इबिट एग्जिस्टिंग, और ये न्यू, क्या बोला उसने, अर्निंग सेम रहेगी, सेम यानी कितनी रहेगी, ओ ये क्वेश्चन भी तो टफ है, इबिट सेम बट कितनी, नहीं नहीं बेटा ये 18% कमा रहा था, और फर्म की वैल्यू 1400 लाख थी, 1400 का 18% बताओ, तो इससे ईबिट आ जाएगा आपका, 1400 लैक्स का 18% कितना आया, 250 लैक्स, नहीं जमा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पाप मत करो भाई, टैक्स, ओ हेलो, ये जो आया है तो पीएटी आया ना, पहले इंटरेस्ट नहीं था तो ईबिट मान रहे थे, बट टैक्स भी है ना बेटा, तो ये कौन आया है, तो पीएटी आया, कितना, 18% ऑफ 1400 लैक्स, कितना आया बोलो,
सेम, लेकिन ईबिट नहीं है, पीएटी है, ठीक है। तो पीबीटी क्या हो जाएगा, 252 लैक्स डिवाइड बाय 70%, कितना आता है, 7 3 लैक्स। वो बना के भी कर सकते हैं, ईबिट माइनस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, क्या समझ जाएगा आपको। क्या हुआ सारांश? हॉस्पिटल में? अच्छा, हो गई, छुट्टी हो गई। अच्छा, ये बेटा आपको समझा है, जो पीएटी अपन ने निकाला ये अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, क्योंकि 1400 की कंपनी 1400 लाख की और 18% कमाई कर रही थी, तो ये क्या हो गया आपका आफ्टर टैक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व है, ये ठीक है बेटा। बिफोर टैक्स से 360 निकाला अपन ने। अब बाजू वाले में इंटरेस्ट कितना है बताओ, आप कितने करोड़ या कितने लाख का डिबेंचर इशू कर रहे हो, 300 लाख इंटू 12%, तो ये क्या हो जाएगा, 300 लैक्स का 12%, कितना बताओ, पीबीटी क्या हो जाएगा, पीबीटी 324 लैक्स बेटा, हाँ या ना। तो और इसमें टैक्स, टैक्स बताओ कितना आ रहा है, हाँ कितना आ जाएगा, 226.8 है ना। अब बेटा कमाई इतनी किया और इक्विटी की वैल्यू कितनी वो भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, तो हाँ जगह बना रहा हूँ मैं। बेटा वैल्यू ऑफ फर्म थी 1490, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट कितनी थी, वैल्यू ऑफ डेट 300 लाख, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो गई, है ना। तो अब इक्विटी वाले क्या कमाने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगा भैया, इन्होंने कमाई कितनी किया, डिवाइड बाय इक्विटी की वैल्यू कितनी, कमाई किया 226.8 और इनके इक्विटी का वैल्यू है 1190 लाख, कितना। अब लिवरेज का फायदा हुआ ना उनको, समझा, 06 की जमा के नहीं, 19.06 लैक्स। बेटा के ई निकालने के लिए आपको इक्विटी वालों की कमाई डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी ये करना पड़ेगा, तभी तो आपका क्या आएगा, के ई आएगा, सही। और अब अपना आता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब कुछ लास्ट, बेटा के ओ कैसे आएगा बेटा, के डी इंटू डेट बाय डेट प्लस इक्विटी प्लस के ई इंटू इक्विटी बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट का रेट क्या था, डेट का रेट बोलो, 12%, टैक्स वैक्स तो नहीं है यहाँ पे, है तो आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा कि नहीं, 8.4 आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ये। और डेट कितनी है आपकी, डेट तो आउट ऑफ 1490 में से 300, सही। और इक्विटी का रेट क्या है आपका, 19.06 इंटू इक्विटी कितना है, इक्विटी 1190 अपॉन टोटल कितना है 1490, कितना आ रहा है बताओ, फाइनल आंसर चल जाएगा मुझे, 16.91%। तो बेसिकली ये हुआ आपका थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, देख लो एक बार 3B। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये ना एकदम 3A के बाद 3B, और फोर्थ वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं।
फोर्थ का थेरी एजेंसी कॉस्ट भी देख लिया था हमने, ये भी देख लिया था, है ना? ध्यान आया था घर जाके थोड़ा बहुत? और डीओएल कम होना, डीएफएल ज्यादा होना, बेस्ट कॉम्बिनेशन में, मॉडरेट ओवरऑल। यस, जमा ये भी जमा। तो देखा जाए तो पेपर टफ क्यों लगा सबको? क्योंकि इसमें दो एम्बिग्यूटी आई थी। एक तो वो जिसमें दिमाग नहीं लगाना था, कौन सा? हाँ, एमसीक्यू क्या? नहीं वो तो ठीक है, उतना तो रहेगा कभी कभी, बट यहाँ पे वो था ना एक गड़बड़। ये था क्या? नहीं, इसमें तो इक्वेशन वाला टफ था। ये बहुत टफ आ गया था एकदम से। कौन सा पार्ट इसका? ये बेसिकली बहुत टफ हो गया था। डिवेंचर और बैंक लोन वाला काफी टफ इक्वेशन बना के, बट डुएबल था, बट वेरी टफ, लेंदी हो गया था। और जो एम्बिग्यूटी थी वो इधर कही थी। ये भी एक नया पॉइंट था, ग्रॉस प्रॉफिट बेस्ड ऑन सीओजीएस, है ना? मतलब ध्यान देने वाला, जनरली अपने को हैबिट सेल्स पे रहती है। ये अपन ने सीधा सीधा बनाया ना, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा मिसमैच था उनका, याद है कि नहीं? के और पी रेशियो अपोजिट नहीं थे वैसा। तो ठीक है बेटा, ये था आपका मई 25 का पेपर। किसी को कोई डाउट? जनवरी का किया हमने, जनवरी 25 और मई 25 किया। सितंबर का आपको लिंक भेज दूंगा बेटा, याद से देख लेना, और पिछला में भी सितंबर का किया हुआ है, आपको लिंक भेज देता हूँ। तीनों लिंक एक साथ आ जाएंगे आपको। और सितंबर 25 का नहीं, सितंबर 2024 बेटा। सितंबर 25 का आप भेजना, मैं नेक्स्ट बैच में बना दूंगा। ठीक है? कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत तो बताइए बेटा, एनी बडी एनी डाउट? तो मैंने एक स्पीच लिख के लाया हूँ। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग तो मैं रोक देता हूँ, इसका काम नहीं अभी, है ना? मई 25 का पेपर।